बात करेंगे बांग्लादेश की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। सियासत नए दौर में दाखिल हो चुकी है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को पहली बार इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत सुना दी है। फैसले के मुताबिक एहतजाज में शामिल 1400 अफराद की हलाकत का बराह रास्त हुक्म खुद हसीना वाजिद ने दिया, जबकि उनकी लीक फ़ोन कॉल्स भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। केस में साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल मफरूर करार पाए, जबकि साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला अल मामून गिरफ्तार होकर रियासती गवाह बन चुके हैं। फैसला हसीना की गैर हाजिरी में सुनाया गया, जिस पर हसीना वाजिद का रद्द-ए-अमल भी आया और उन्होंने इस फैसले को झूठ करार दिया है। इसके बाद अब क्या वहाँ पर मंजरनामा बनेगा, इसकी इंटरनेशनल इम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं और अंदरूनी सियासत किस तरह से अब वहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर एनालिस्ट एंड चेयरमैन जवानान पाकिस्तान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम भी करते हैं प्रोग्राम में। और मैं आगाज़ करूंगी अब्दुल्ला साहब आपसे। एक तो इस सज़ा को, इस वर्डिक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? ख़ास तौर पे सज़ाए मौत, कैपिटल सेंटेंस सुनाना एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, और इसके साथ साथ अपोजिशन अब क्या मुमकिन तौर पर इक़दामात या रास्ता इख्तियार कर सकती है? कोई ख़दशा तो नहीं है किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट का बांग्लादेश में? आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का दो कौमी नज़रिया जो है वो एक दफ़ा फिर उजागर होकर सामने आया है, जिसकी ज़बरदस्ती एक साजिश के ज़रिए जो है, भारतीय साजिश के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ा गया, कायद की एक कौम को जो है दो मुल्कों में तकसीम किया गया। आज इस नज़रिए को फतह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब जो है 453 ये पेजेस के ऊपर मबनी एक फ़ैसला आया, और ये फ़ैसला आज एक दिन की बात नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा जो है वो बहस मुबाहिसा चल रहा था, और अवामी लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको पूरा मौका दिया गया। शेख हसीना को कहा गया बार बार कि आप आएं, आपकी एब्सेंशिया के अंदर जो है ये ट्रायल हो रहा है, लेकिन आप आएं और फेस करें। लेकिन उन्होंने BBC को भी जो एक इंटरव्यू दिया उसके अंदर वो वीडियो मौजूद नहीं थी, बल्कि एक सिर्फ उन्होंने लिख के भिजवा दिया कि जी मैं इसको मुकम्मल रद्द करती हूँ। अब मसला ये है कि ये कई माह जो है ये ट्रायल चला, और ख़ास तौर पे इसकी जो बुनियादी वजह बनी वो यूनाइटेड नेशन की वो रिपोर्ट थी जिसके अंदर कहा गया कि हुकूमती हुक्म के ऊपर जो है, वज़ीर आज़म के हुक्म के ऊपर जो है 1400 लोगों को जो है नाहक शहीद कर दिया गया, जो कि कोटा सिस्टम के खिलाफ थे, जो कि कह रहे थे कि जनाब ये जुल्म और सितम का जो बाजार गर्म किया हुआ है ये ख़त्म किया जाए, लूट खसूट। और जो बुनियादी नज़रिया जिससे आप देखिए पाकिस्तान की जो तहरीक शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी एक बंगाल से और एक कश्मीर से हुई थी, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ हुई थी। आपने बाद में शेख हसीना ने जाके दोबारा हिंदुस्तान के ज़ेरे साया उनको खड़ा कर दिया। ये लोग इस चीज को तैयार नहीं थे करने के लिए, जिनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए कि जी पाकिस्तान और उसकी रियासत और उसके इदारों ने जो है लोगों के साथ जुल्म किया, बंगालियों के साथ, वो भी गलत साबित इसलिए हुआ कि आज वही बंगाली कौम के जिनको कहा गया कि इनके माँ बाप के साथ जुल्म हुआ, आज उनकी औलाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, और शेख हसीना और उसकी फैमिली के तमाम रिमेन्स जो हैं उनको धान मंडी के अंदर जो उसका घर था, जो उसके वालिद के मुजस्मे लगे हुए थे, सबको जो है वो जमीन बोस करके रख दिया। अब जो इसके अंदर अहम बात है, इसके अंदर पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर बाकायदा एक ऑडियो कॉल जिसके अंदर शेख हसीना बराह रास्त बतौर वजीर आजम अहकामात दे रही हैं कि लोगों के ऊपर बराह रास्त गोली चलाई जाए। अब ये जो बातें हैं ये बिल्कुल एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और जब शेख हसीना को बताया जाता है तो वो भारत की गोद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि वो सेल्फ एग्जाइल में गई। आप याद रखिए आमना साहिबा कि ये अगरतला से साजिश शुरू हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर वो अगरतला में ही जाके जो है वो लैंड कर गई। देखें कैसे था कि जहां की खाक थी वहीं जो है कि वो वहां वो मिट्टी जो थी, जहां की मिट्टी थी वहीं के ऊपर वो खाक पहुंची। तो मकसद ये है कि आज वो भारत के अंदर बैठी हुई है। अब जो अहकामात आए हैं उसमें ये कहा गया है कि शेख हसीना को जो है वो इनके हवाले किया जाए, बांग्लादेश के हवाले किया जाए, ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एक जो मुकदमे में सजाए मौत और दो मुकदमात में उनको जो है वो ताउमर कैद जो है वो सुनाई गई है। इसके हवाले से अभी 12 नवंबर को बाकायदा बांग्लादेश के अंदर रॉ ने धमाके करवाए और उसके अंदर जो है दबाव डालने की कोशिश की।
فیصلہ جو تھا وہ شیخ حسینہ اور اس کے وکیلوں کے پاس تھا. عوامی لیگ جو تھی وہ تمام اس قسم کی کاوشیں کوششیں کرنے میں ناکام رہی. کوئی ثبوت کوئی شواہد ان کے پاس موجود نہیں تھے. ماضی میں یہ جو دھاندلی کا الزام لگاتے تھے لوگوں کے اوپر, انہوں نے جو ہے وہ نیشنلسٹ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا تھا, اور انہوں نے نیشنلسٹ پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ عوامی لیگ دھاندلی کر کے آئی ہے, لیکن انہوں نے ان کو جو ہے حکومت سے سائڈ پہ رکھا اور ان کے اوپر جو ہے نت نئے کیسز بنائے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جنریشن زی جو تھی, جو نئی پود تھی, اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, اور پھر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا وہ آپ اور میرے سب کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے احتشام صاحب, اب جو کچھ ہوا وہ سب اس پہ سزا بھی سنا دی گئی ہے, اینٹیسپیشن بھی یہی تھی, لیکن اب اس کے بعد ایک تو منظرنامہ اندرونی کیا دیکھ رہے ہیں, اور فوراً گورنمنٹس اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ کیا ڈپلومیٹک ٹربل تو نہیں پیدا ہو سکتی بنگلہ دیش کے لیے آنے والے وقتوں میں, اسپیشلی اگر انڈیا سے جو ریاکشن آتا ہے وہ کس حد تک معنی رکھتا ہے پورے ریجن میں؟ دیکھیں ہم نا بنیادی طور پہ تو جو یہ آپ نے دیکھا یہ اسپیشل ٹریبونل کا جو فیصلہ آیا, یہ وہاں کے جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں تو بڑا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ عوامی امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے. دیکھیں لوگ بھولے نہیں ہم نا 2024 کے وہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے بھیانک ترین, یعنی وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بروٹل کریک ڈاؤن جو ہے وہ شاید اس ریجن میں کبھی نہیں ہوا. برما معیار کی مثال آتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی ملٹری جنتا نے وہ ظلم نہیں کیے جو انہوں نے کیے. اور آپ نے دیکھا جو 2024 5 اگست کو جب وہاں سے بھاگ کے ہندوستان گئی تھی, اس دن 52 لوگوں کو مارا گیا تھا وہاں پہ. تو وہ ٹوٹل جس کو کہتے ہیں بلینکٹ کور ملا ہوا تھا, جس کو مارنا ماریں, جس کو اٹھانا اٹھا لے. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ جس انداز سے آیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم نا ٹھیک ہے اس کی اپیل کا حق ہوگا, ڈیفینیٹلی آگے بھی جا سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہندوستان کے لیے ڈپلومیٹک آنے والا ہے. وہ سیٹ بیک یہ ہے کہ یہ جو اب باقاعدہ طور پہ آفیشلی بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں کہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہماری ایکسٹریشن ٹریٹی ہے مجرموں کے تبادلے کی, 2013 میں ہوئی تھی, 2016 میں فردر ویلیڈیٹ کیا گیا تھا, اس کے تحت ان کو ہمارے پاس بھیجیں, حسینہ واجد کو, ہم یہاں پہ مقدمہ چلایا جائے گا. اور اب تو سزا کے بعد تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے لیے بہت شدید آمنا پریشر آئے گا کہ وہ کیا کریں. اگر وہ روکتے ہیں تو کس بنیاد پہ روکیں گے؟ ہاں ڈٹائی ہے, جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ سو کالڈ انہوں نے اپنی جلا وطنی وہاں پہ لی ہوئی ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ وہاں سے لندن چلی جائیں گی, امریکہ چلی جائیں گی, وہاں سے وائب جو ان کو یہی ملی کہ بھئی وہاں تو لوگ احتجاج کریں گے اور پھر آپ کو اپنے ملک بھیجا جائے گا, تو وہاں سے وہ ہندوستان میں بیٹھی رہے گی. ابھی آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپریٹ کرتی تھی, باقاعدہ ڈھاکہ میں را کا ایک آفس بنا ہوا تھا, اس کے تحت یہ سارا کچھ آپریشن کیا جاتا تھا, لوگوں کو کریک ڈاؤن کے ذریعے مارا جاتا تھا, گھروں سے اٹھایا جاتا تھا. اور آپ نے دیکھا ساری سیاسی جماعتیں, جماعت اسلامی کے 80 سے 90 سال کے لوگوں کو سزائے موت دی گئی وہاں پہ, اور جھوٹے مقدمات کیے گئے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ تو آمنا ہونا تھا. 13-14 سال کے بعد جو صورتحال وہاں پہ خراب ہو گئی تھی, اکانومی کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی. ابھی آپ دیکھیں وہی بنگلہ دیش جس کے $40 بلین کے ریزرو ہو گئے تھے, نیچے آتے آتے 20 بلین سے بھی کم ہو گئے. ابھی IMF کا لون جو ہے نا منظور کیا ہے, یہ تھوڑا سا کام ڈاکٹر یونس صاحب جو سربراہ ہیں انہوں نے کیا ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بگیسٹ وہ کلودنگ جس کو کہتے ہیں پروڈیوسر ہے بنگلہ دیش. تو اب اس حوالے سے جو ان کی اکانومی کی تباہی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری حسینہ واجد کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے, ہندوستان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. تو اب سوال تو یہ کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ. میرا خیال ہے آمنا کہ انٹرنیشنل دباؤ ہندوستان پہ بھی آئے گا, جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں, سول سوسائٹی ہے, اس کے بعد بنیادی حقوق کی جو باتیں لوگ کر رہے ہیں وہ تو کہیں گے جی ان کو واپس بھیجیں, اپنے ملک میں جائیں. اور عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے آپ کے پاس کیسز ہیں تو جا کے کیسز لڑیں وہاں پہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کیسز ہندوستان میں لڑے جائیں گے جہاں پہ آپ جا کے بیٹھ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے ہندوستان کی بڑی مشکل ہوگی, پریشانی ہوگی کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن جنرلی آمنا میں دیکھ رہا تھا, BBC کے رپورٹس دیکھ رہا تھا اور باقی انٹرنیشنل رپورٹس, تو وہاں تو لوگ بڑے خوش ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جو سزائیں دی گئی, اور پھر جو عبداللہ بھی بات کر رہے تھے, لیکن نا وعدہ معاف گواہ جس طرح بنے وہاں پہ, اور لوگوں نے سارا کچھ مان لیا ہے کہ کس وقت ہم نے کس بندے کو مارا, کس طرح اٹھایا, ماورا عدالت ہم نے کلنگ کی وہاں پہ, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب اٹھا کے فیصلہ کر لیا گیا, 2 دن 4 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے یہ ہندوستان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی. باقی رہ گیا سوال کہ جی وہاں پہ کوئی موومنٹ چل سکتی ہے, تو آمنا دور دور تک ان کا کوئی سپورٹر نظر نہیں آ رہا, باوجود کوشش کرنے کے بھی کہ وہاں پہ را نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا مختلف اوقات پہ عوامی لیگ کے, لیکن آپ نے دیکھا لوگ ڈر گئے.
लोग डर गए हैं। वो जो ख़ास तौर पे हमने देखा जो वो इनके जो लड़ने वाले लोग थे, जो लोगों को मारने वाले लोग थे, जो अवामी लीग के आप यूँ के हार्डन क्रिमिनल लोग थे, वो तो अब सामने नहीं आ रहे, या तो अंदर आए वो भागे हुए हैं। तो अब सड़कों पे कौन लेके आएगा, लीडरशिप है नहीं है उनकी। तो मेरा ख्याल है टोटल डिसरे है पार्टी का, और सियासी जमातें जो है ना, कोई ओपोजिशन ऐसी नहीं है, क्योंकि जब से डॉक्टर यूनुस साहब आए हैं उन्होंने दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए। हमारे दरमियान अपना देखने सूरत हाल जो पैदा हो गया, इतना जहर डाला गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अभी आप देखने बांग्लादेश और पाकिस्तान की अफवाज में बड़ा एक्सटेंसिव कोऑपरेशन हो रहा है। आपने देखना हम उनकी तरबियत और ट्रेनिंग के इंतजाम किए गए हैं, फिर पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाए गए हैं, ट्रेड और इकॉनमी के हवाले से हमारे बड़े मायदे हो चुके हैं। लोग आप देख लें, पहले कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन वीज़ा रजीम था इनका बांग्लादेश का, उसको आसान कर दिया गया। लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो पब्लिक टू ये तो बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना, वो कॉपरेशन दोनों मुल्कों का बढ़ रहा है। और ये आमना ये मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा। उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे कुछ किया जाए। अभी आप देख लें आए दिन क्या करते हैं, बंगालियों को कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में मार के तो उनके बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंक दिया जाता है। तो वहाँ तो लोगों के अंदर बड़ी नफरत है, डीप रूटेड नफरत हिंदुस्तान के लिए पैदा हो गई। और आज वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें अब जिस तरीके से अलहदा किया गया, हमें तो पता नहीं था, हमारे नौजवान लोगों के जहनों को पोल्यूट किया गया, उनके दिमागों को ख़राब किया गया। नतीजतन लोग वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ एक बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान की रसवाई आमना के सारे उसके आपने देखे नेबर्स जो है ना, उससे नाराज़ है। मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश तो है ही है, फिर छोटे भूटान मुल्क को। तो मैंने कहा अब सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा रही है। जी ठीक, लेकिन अब्दुल्ला साहब एक और एंगल को हमें देखना होगा। दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो इंटरेस्ट पे चलती है, ना कि जस्टिस को उस तरह से सराहा जाता है। जहाँ कन्वीनियंस होती है वहाँ पर कहा जाता है कि जी ये जो इंसाफ हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो अमेरिका इंडिया की पोजीशन है, अगर हम देखें बांग्लादेश की पोजीशन को देखते हुए, इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हसीना के काफ़ी एहसानात हैं मोदी सरकार पर भी और इंडियंस जो गुज़श्ता हुकूमतें रही हैं उनके ऊपर भी। तो उसको देखते हुए कोई गुंजाइश इंडिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सज़ा कम कराने के लिए कुछ प्रेशराइज कर सकता है अपने जो भी उनकी ग्रुपिंग है इंटरनेशनली या जियो पॉलिटिकली हम देख सकते हैं। तो आप समझते हैं आने वाले वक्तों में इस सज़ा को ओवरटर्न होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, सजा के ऊपर अपील का तो हक वो रखती हैं और वो जो भी कानून है उसके मुताबिक चला जाएगा। लेकिन सबूत और शवाहिद जो हैं, जब लोअर कोर्ट्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं और उनके अंदर आप शवाहिद नहीं देते, तो फिर अब पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर गुफ्तगू होती है कि कौन सा पॉइंट ऑफ लॉ था जिसको आपने जो है वो इग्नोर कर दिया। दूसरी जानिब जो है वो इंटरनेशनल, जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है उसको इग्नोर करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। दूसरी जानिब जो है वहां अवाम के अंदर बिल्कुल एक नफरत पाई जाती है उस तमाम निजाम के लिए जो कि भारत से जुड़ता है या उनकी जो प्रॉक्सी हुकूमत थी पहले शेख मुजीब की शक्ल में और फिर उसकी बेटी जो है शेख हसीना, जो कि तकरीबन इस टाइम पर 78 साल की उम्र की हैं। उनके तमाम असासे, उन्होंने जिस तरीके से स्विस बैंकों के अंदर पैसा बनाया, पूरी बांग्लादेश की आवाम को बखूबी इसका इल्म है। लोगों के साथ इस्तेहसाल किया गया। जो उन्होंने कोटा सिस्टम रखा था, जो बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर 30% उन्होंने कोटा किया था, जिसको अभी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उठा के 5% कर दिया, यानी कि मेरिट को जो है वो स्टैब्लिश किया। अब जो भारत है, आप देख लें कि भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का पूरी दुनिया में शिकार हुआ। उसने एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म किया। बताइएगा कि अब ये भारत जो अपना क्लाउड इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जो ओरिजिनली आमना आपसे पूछ रही थी, अभी जो अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात हैं वो सबको पता है क्या है क्या नहीं। वो किस मुंह से जाएंगे कि जी वो जनाब हसीना वाजिद को वापस लाया जाए या उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, तो बायलैटरल मसला है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो इस वक्त टोटली आइसोलेट हो चुका है, वो कोई अपना क्लाउड इस्तेमाल करके बांग्लादेश के खिलाफ कुछ इस वक्त कर सकता है? हसीना वाजिद को वापस लाने की बात हो सकती है? देखिए एहतिशाम साहब, जो इस टाइम पे भारत अपना पूरे असर और रसूख तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि टोटल आइसोलेशन का शिकार हुआ भारत, तो मेरे ख्याल में एक वक्त था जब हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका के साथ उनको ने अपनी दिफाई डील को जो है तीसरी दफा जो है 10 साल के लिए बहाल किया है, इससे बहुत सारे इशारे मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म था, जिसके लिए अमेरिकन अदालत में भी अमित शाह के हवाले से सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, कनाडा के अंदर उन्होंने जो है
है वजीर आजम ट्रूडो ने खुद उसके ऊपर बोला। इसी तरीके से जो है कतर के अंदर हुआ, बरतानिया में हुआ, मालदीव के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर हुआ। ये तमाम सबूत, और खुद अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए और TTP के जरिए बाकायदा नाकाबिले तलाफी जो नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, खासतौर पर जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भारत का और अमेरिका का क्लोजनेस जो है वो मेरे ख्याल में बहुत सारे इशारे दे रही है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे ख्याल में बांग्लादेश की कौम जो है वो रिजेक्ट कर गई है। और अवामी लीग ने अगर कोई एहतजाज बड़ी सतह के ऊपर करना होता तो फिर आज जो है वो ये सूरत हाल ना होती। आज बांग्लादेश की गलियां और सड़कें जो है वो भर गई होती हैं अवामी एहतजाज के लिए। लेकिन इस टाइम पे उनकी फतह की जो है लोग इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं। उनकी जो इस टाइम पे सजा है उसको जो है वो एक कामयाबी बांग्लादेश के मुस्तकबिल के हवाले से दे रहे हैं। और फिर डॉक्टर यूनुस जो है वो आलमी नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत है, वो कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं है। और 2026 में उन्होंने इलेक्शन का जो है वो बाकायदा ऐलान भी किया हुआ है, जिसके अंदर अवामी लीग को तो पाबंदी होगी, लेकिन उसके बाद जो नेशनलिस्ट पार्टी है और इसी तरीके से जो अभी यूथ की जो पार्टी उन्होंने खड़ी की है वो इस टाइम पे जो है कहा जा रहा है कि उनके चांसेस ज्यादा हैं। और खालदा ज़िया जो माजी की वजीर आजम रही और उनके बेटे जो तारिक रहमान हैं, वो लोग जो हैं उनको हवाले से देखा जा रहा है कि वो मुस्तकबिल के वजीर आजम बन सकते हैं। खालदा ज़िया जो हैं वो उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल ज़िया की जो है पुराने वाले किस्से नहीं रहे, पुराने वाली सिचुएशन नहीं रही कि आप बड़े आसानी से बांग्लादेश के जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर असरअंदाज हो। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।